हेलो फ्रेंड्स, a warm welcome to all of you in my YouTube channel अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार अखिलेश एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सभी लोग एक बार सेशन में जल्दी से जुड़ जाइए। उसके बाद फिर हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और उसके बाद फिर हम आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप सबको पता है गुरुत्वाकर्षण नाम का टॉपिक चल रहा है, जिसमें आज हमें पढ़ना है ग्रहों की गति संबंधी केपलर का नियम। तो सभी लोग को एक बार सेशन जल्दी से शेयर कर दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप लोग एक बार कमेंट करके जल्दी से बताइए, क्या वॉइस और वीडियो क्वालिटी में कोई समस्या है क्या? आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए, क्या वॉइस और वीडियो क्वालिटी में कोई समस्या है? अगर कोई समस्या नहीं तो हम लोग फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग मन लगाकर पढ़िए। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते। स्वागत है आप सभी का। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कम से कम एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। सभी के पास शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे नए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपके इसके पहले के सभी चैप्टर्स अच्छी तरह से कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो आप लोग वहां से जाकर वीडियो को देखकर अच्छे से नोट्स बना सकते हैं और अपनी पढ़ाई को मजबूत कर सकते हैं। फिजिक्स को तो खास तौर से मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि जहां हम हैं वहां पर अब कहीं भी कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपकी फिजिक्स कंप्लीट कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। अपना टॉपिक है ग्रह गति संबंधी केपलर के नियम। ग्रह गति संबंधी केपलर के नियम। तो ग्रह गति संबंधी केपलर ने 3 नियम प्रस्तुत किए थे। याद रखिएगा कि ग्रह गति संबंधी केपलर के कितने नियम हैं? तो 3 नियम है। ग्रहों की गति संबंधी केपलर के 3 नियम हैं। ग्रहों की गति संबंधी केपलर के 3 नियम हैं। 3 नियम हैं। ग्रहों की गति संबंधी केपलर के 3 नियम हैं। और कौन कौन से 3 नियम हैं उनको ध्यान दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। उनके अन्य क्या क्या नाम हैं वो भी लिखेंगे। तो आप लोग जरूर जुड़े रहिए सेशन में। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हैं, लेकिन सेशन को लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं लग रहा है, कर सकते हैं, बाकी आप सबकी इच्छा है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रथम नियम या कक्षाओं का नियम कहा जाता है। प्रथम नियम या पहला नियम क्या था? तो पहला नियम है जिसे हम बोलते हैं प्रथम नियम, या फिर इसी को कहा जाता है कक्षाओं का नियम। कक्षाओं का नियम, प्रथम नियम या कक्षाओं का नियम। यह क्या होता है? तो आप बताएंगे कि जो ग्रह होते हैं वो ग्रह गति संबंधी नियम है। तो हम लोग ग्रह के बारे में ही चर्चा करेंगे और बताएंगे कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये बात आपने पहले भी पढ़ रखी है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और इनका चक्कर कैसा होता है? तो आप बताएंगे दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, वृत्त के आकार में नहीं, बल्कि ये जो ग्रह हैं वो कैसे चक्कर लगाते हैं? तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और देखिए, इसी को आपको लिखना है। और सूर्य सभी ग्रहों के फोकस पर स्थित होता है, ना कि केंद्र में। आप क्या बताएंगे कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और सूर्य सभी ग्रहों के फोकस पर स्थित होता है। इसे ही केपलर का प्रथम नियम या कक्षाओं का नियम कहा जाता है। तो आप यहां क्या बताएंगे कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और सूर्य इन सभी ग्रहों के कहां पर स्थित होता है? तो फोकस पर स्थित होता है, लिखेंगे। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और सूर्य सभी ग्रहों के फोकस पर स्थित होता है। और सूर्य सभी ग्रहों के
सभी ग्रहों के फोकस पर स्थित होता है। सूर्य सभी ग्रहों के फोकस पर स्थित होता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और सूर्य सभी ग्रहों के फोकस पर स्थित होता है। इसे ही केपलर का प्रथम नियम या कक्षाओं का नियम कहा जाता है। इसे ही केपलर का प्रथम नियम, इसे ही केपलर का प्रथम नियम या कक्षाओं का नियम कहा जाता है। क्या बताएंगे कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और सूर्य इन सभी के फोकस पर स्थित होता है। इसे ही हम लोग कहते हैं कक्षाओं का नियम या केपलर का ग्रह गतीय संबंधी प्रथम नियम बोला जाता है। देखिए, इसको हम लोग चित्र की सहायता से बनाते हैं कि इस प्रकार से कुछ दीर्घवृत्ताकार कक्षा होती है। दीर्घवृत्ताकार कक्षा होती है तो सूर्य कुछ इस प्रकार से कहीं पर आपका स्थित हो सकता है। सूर्य जरूरी नहीं है कि मध्य में स्थित हो। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और सूर्य इनके सभी ग्रहों के फोकस पर स्थित होता है। ये याद रखिएगा, सभी ग्रहों के फोकस पर। यहाँ कोई ग्रह है या यहाँ कोई ग्रह है तो इन सबके कहाँ पर स्थित होगा? फोकस पर। दीर्घवृत्त में ये होता है आपका, देखिए ये ए और ए, ये आपका बी और बी। तो ये है दीर्घवृत्ताकार कक्षा। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और सूर्य इन सभी ग्रहों के कहां पर स्थित होता है? तो फोकस पर स्थित होता है। दूसरा लिखिए, दूसरा क्या बताएंगे? द्वितीय नियम या क्षेत्रफलीय वेग का नियम। हेडिंग लिखिए, इसको मिटा दिया जाए या यहीं पर चलिए देखिए लिखते हैं। हेडिंग लिखिए, द्वितीय नियम या क्षेत्रफलीय वेग का नियम। इसका मतलब क्या हुआ? एक बार हमें चेक कर लेने दीजिए सेशन को। चलिए ठीक है, सब कुछ क्लियर चल रहा है, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा था। अब सब कुछ क्लियर है। चलिए देखिए, द्वितीय नियम या क्षेत्रफलीय वेग का नियम क्या होता है? तो आप बताएंगे सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रह समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी ग्रह समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करते हैं, अतः ग्रहों का क्षेत्रफलीय वेग नियत होता है। सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी ग्रह, सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी ग्रह, नोट करते चलिए, लगाने वाले सभी ग्रह, सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। याद रखिएगा कि समान समय में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। तो आप बताएंगे ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। इसे ही हम लोग क्षेत्रफलीय वेग का नियम भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसे ही क्या बोला जाता है? क्षेत्रफलीय वेग का नियम भी कहा जाता है। यहाँ देखिए लिखा गया क्षेत्रफलीय वेग का नियम। सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी ग्रह समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करते हैं, अतः इनका क्षेत्रफलीय वेग नियत होता है। अतः ग्रहों का क्षेत्रफलीय वेग नियत होता है। क्षेत्रफलीय वेग नियत होता है। इसे ही क्षेत्रफलीय वेग नियत होता है। इसे ही केपलर का द्वितीय नियम या क्षेत्रफलीय वेग का नियम कहा जाता है। तो इसे ही आप बताएंगे केपलर का द्वितीय नियम
या क्षेत्रफलीय वेग का नियम, क्षेत्रफलीय वेग का नियम कहा जाता है। यह दूसरा हो गया आपका कि जो सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी ग्रह होते हैं वो समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करते हैं, अतः ग्रहों का क्षेत्रफलीय वेग नियत होता है। इसे ही केपलर का द्वितीय नियम या क्षेत्रफलीय वेग का नियम कहा जाता है। यह समझ में आया या नहीं, नीचे आपको दिख रहा है। चलिए सब कुछ क्लियर है। पहला नियम आपको बताया गया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य इन सभी ग्रहों के फोकस पर स्थित होता है, और इसे ही केपलर का प्रथम नियम या ग्रह गतीय संबंधी प्रथम नियम कहा जाता है। इसे कक्षाओं का नियम कहा जाता है। पहला नियम। द्वितीय नियम या क्षेत्रफलीय वेग का नियम तो आप बताएंगे सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी ग्रह समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करते हैं, अर्थात इनका क्षेत्रफलीय वेग नियत होता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं केपलर का द्वितीय नियम या ग्रह गति संबंधी द्वितीय नियम कहा जाता है। जैसे देखिए, ये आपको बता दिया गया कि सूर्य यहाँ पर स्थित है, ये कुछ क्षेत्रफल है, ये कुछ क्षेत्रफल है। तो समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करने का मतलब यही है कि ये ए बी है तो ये सी डी है। जो ग्रह यहाँ पर पहुंचा होगा ये इतना क्षेत्रफल तय करेगा, तो ये वाला इतना क्षेत्रफल तय करेगा, यानी ए बी और सी डी समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करेंगे। आपका जो ए मान लें तो ये क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। देखिए, जो क्षेत्रफल है सी ओ डी बराबर क्षेत्रफल ए ओ बी होगा। इसे ही हम लोग बोलते हैं समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करना, अर्थात क्षेत्रफलीय वेग का नियम। नोट कर लीजिए। उसके बाद तीसरा हम लोग चर्चा करते हैं, तीसरा नियम, और उसके बाद आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग कहते हैं स्क्रीनशॉट का टाइम नहीं मिलता, स्क्रीनशॉट का टाइम दिया गया, अच्छे से नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद आप लोग कमेंट करके बताइए, तो हम क्या करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिए, अब तो मिटा सकते हैं ना। चलिए तृतीय नियम पर चलते हैं। 3 नियम हैं तो 2 नियम हम लोग पढ़ लिए, अच्छे से आपके समझ में आया होगा। अब तृतीय नियम पर चर्चा करते हैं कि तीसरा नियम क्या है। तो तीसरा नियम आपका है परिक्रमण काल का नियम। परिक्रमण काल का नियम तीसरा क्या है, तो तीसरा आप बताएंगे तृतीय नियम या परिक्रमण काल का नियम। देखिए हेडिंग लिखिए, तृतीय नियम या परिक्रमण काल का नियम। तृतीय नियम या परिक्रमण काल का नियम। तृतीय नियम या परिक्रमण काल का नियम क्या होता है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड के परिक्रमण काल का वर्ग, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों के परिक्रमण काल का वर्ग अर्ध दीर्घाक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको बताया गया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सभी ग्रहों का परिक्रमण काल, सभी ग्रहों का परिक्रमण काल या सभी पिंडों का परिक्रमण काल का वर्ग अर्ध दीर्घाक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए लिखते हैं। देखिए पहले भाषा लिख लें, उसके बाद समझेंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों के परिक्रमण काल का वर्ग, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों के परिक्रमण काल का वर्ग, पिंडों के परिक्रमण काल का वर्ग। परिक्रमण काल को किससे प्रदर्शित करते हैं, जल्दी से बताइए, टी से। तो दीर्घ अर्ध दीर्घाक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्ध दीर्घाक्ष के तृतीय घात के
अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपका हो गया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का या पिंडों के परिक्रमण काल का वर्ग अर्ध दीर्घाक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी परिक्रमण काल जो होता है उसे हम कहते हैं टी स्क्वायर का वर्ग अर्ध दीर्घाक्ष यानी कि जो आपका दीर्घाक्ष बनाया गया था उसी का आधा का वर्ग तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यहां से आप बताएंगे टी स्क्वायर बराबर आर ए क्यूब, टी स्क्वायर बराबर आर ए क्यूब। तो आप यहां पर ये लिख सकते हैं, यही हो गया कि परिक्रमण काल का वर्ग अर्ध दीर्घाक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है। अगर दो पिंड हो हमारे पास तो यहां आप लिखिएगा नोट में दो पिंडों के लिए, दो पिंडों के लिए आप लोग देखिए T1 स्क्वायर बराबर RA1 स्क्वायर हो जाएगा, RA1 स्क्वायर, और T2 स्क्वायर बराबर RA2 स्क्वायर। समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से हम लोग अब क्या करेंगे, T1 अपान T2 का होल स्क्वायर बराबर A1 अपान A2 का होल स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आपका क्या हो जाएगा, T1 स्क्वायर अपान T2 स्क्वायर बराबर RA1 स्क्वायर अपान RA2 स्क्वायर। R से R कट गया, इसके ऊपर हम ऐसे लिख सकते हैं T1 अपान T2 का होल स्क्वायर बराबर A1 अपान A2 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका अनुपात में संबंध की T1 अपान T2 का होल स्क्वायर बराबर A1 अपान A2 का होल स्क्वायर। ये बताइए ये कंप्लीट है या नहीं। आप क्या बताएंगे तृतीय नियम में, कि तृतीय नियम कुछ इस प्रकार से है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों के परिक्रमण काल का वर्ग अर्ध दीर्घाक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। और उसके बाद फिर यहाँ से आपने बता दिया कि टी स्क्वायर बराबर ए क्यूब प्रोपोर्शनल ए क्यूब टी स्क्वायर बराबर आर ए क्यूब। और नोट में अगर हमारे पास दो पिंड लिए जाएं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे का हम दिखा रहे हैं, नीचे दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं दोनों पिंडों के लिए, T1 स्क्वायर बराबर RA1 स्क्वायर, T2 स्क्वायर बराबर RA2 स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 से T1 अपान T2 का होल स्क्वायर बराबर A1 अपान A2 का होल स्क्वायर आ गया। नोट इट डाउन, जल्दी से नोट करिए। समझ में आया या नहीं बताइए, समझ में आया या नहीं। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब गुरुत्वीय विभव पर चर्चा करते हैं। गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हेडिंग क्या लिखेंगे, गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो V बराबर आपका होता है -W/m। V बराबर क्या होगा, -W/m। याद रखिएगा, यदि m बराबर 1 किलोग्राम हो जाए तो आपका हो जाएगा V बराबर -W। तो यदि यहां पर m बराबर कितना हो जाए 1 किलोग्राम, तो आपका हो जाएगा V बराबर -W। हो जाएगा या नहीं बताइए। तो हम लोग क्या कर दें, एकांक द्रव्यमान कर दें। क्या कहेंगे, अतः एकांक द्रव्यमान के पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य, एकांक द्रव्यमान के पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय विभव कहा जाता है। चलिए लिखते हैं, अतः एकांक द्रव्यमान के पिंड को, अतः एकांक द्रव्यमान के पिंड को, एकांक द्रव्यमान के पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने में, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने में, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य प्राप्त होता है, कार्य प्राप्त होता है यानी ऋणात्मक होगा, जो कार्य प्राप्त होता है। देखिए, एकांक द्रव्यमान के पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य प्राप्त होता है उसे गुरुत्वीय विभव कहते हैं।
लिख लीजिए, उसे गुरुत्वीय विभव कहते हैं। क्या बताया गया कि एकांक द्रव्यमान पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य प्राप्त होता है उसे हम लोग गुरुत्वीय विभव कहते हैं। यहां कार्य प्राप्त हो रहा है, करना नहीं पड़ रहा है, अतः कार्य ऋणात्मक होगा। नोट में क्या लिखेंगे, यहां कार्य प्राप्त हो रहा है, यहां कार्य प्राप्त हो रहा है, करना नहीं पड़ रहा, कार्य करना नहीं पड़ रहा है, अतः कार्य ऋणात्मक होगा। कार्य अपने आप से प्राप्त हो रहा, हम लोग कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं, तो एकांक द्रव्यमान के पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, तो गुरुत्वीय विभव कहते हैं। यहाँ नोट में आपको लिखना है कि कार्य हम लोग कर नहीं रहे हैं, कार्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए जो कार्य होगा वो आपका कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो आपके समझ में आया या नहीं कि कार्य कर नहीं रहे हैं, कार्य हमें अपने आप से प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमारा कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और इसका मात्रक चलिए लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर कि गुरुत्वीय विभव का मात्रक आपका क्या होता है, तो जूल प्रति किलोग्राम। गुरुत्वीय विभव का मात्रक, गुरुत्वीय विभव का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। गुरुत्वीय विभव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम होता है। और साथ ही साथ इसकी विमा L2T-2 होती है तथा इसकी विमा नीचे दिख रहा है L2T-2 होती है, L2T-2 होती है। एक चीज याद रखिएगा कि गुरुत्वीय विभव एक अदिश राशि है। कैसी राशि, अदिश राशि है। पूरा पॉइंट आपको समझा दिया गया कि गुरुत्वीय विभव क्या होता है। तो देखिए गुरुत्वीय विभव V बराबर -W/m, अगर m बराबर 1 कर दिया जाए तो V बराबर -W, अर्थात एकांक द्रव्यमान के पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य प्राप्त कहते हैं, और यहाँ कार्य प्राप्त हो रहा है, किया नहीं जा रहा है, इसलिए जो आपका कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा। और गुरुत्वीय विभव का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है, इसकी विमा L2T-2 होती है और यह एक अदिश राशि है। नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर बताइए क्या सब कुछ क्लियर है। चलिए नीचे सब कुछ दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट पर चर्चा करते हैं। जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट का टॉपिक है अपना, उस पर चर्चा कर लेते हैं। आज का सेशन थोड़ा सा छोटा शायद होने वाला है, क्योंकि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तो इसको आप लोग तैयार करिएगा। और आप लोग यहाँ कम्युनिटी बॉक्स में जाकर जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर सही से करा करिए। थोड़ा सा आप लोग पढ़ते रहते हैं तो वहाँ ध्यान देकर आंसर दिया करिए। देखिए अगली हेडिंग है बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव, डेरिवेशन है। लिखिए बिंदु द्रव्यमान के कारण, बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव। बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव। बिंदु द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, कोई एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हम लोग द्रव्यमान लेंगे जिसकी साइज आपकी लगभग होगी पॉइंट साइज, यानी बिंदु आकार। तो आप लोग माना गुरुत्वीय क्षेत्र में यम द्रव्यमान का एक बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव, तो मानेंगे माना गुरुत्वीय क्षेत्र में यम द्रव्यमान का एक पिंड है। चलिए लिखते हैं माना, देखिए माना गुरुत्वीय क्षेत्र में, गुरुत्वीय क्षेत्र में यम द्रव्यमान का एक पिंड है,
यम द्रव्यमान का एक पिंड है, माना गुरुत्वीय क्षेत्र में यम द्रव्यमान का एक पिंड है, इस पिंड से dr दूरी तक या इस पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध dr दूरी तक लाया जाता है। चलिए लिखते हैं, इस पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध, इस पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध, गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध dr दूरी तक विस्थापित किया जाता है, विस्थापित किया जाता है। आपको मान लेना है कि माना गुरुत्वीय क्षेत्र में कोई यम द्रव्यमान का एक पिंड रखा है और इस पिंड को हम लोग कितना गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध dr दूरी तक विस्थापित करते हैं, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। मान लीजिए ये यम द्रव्यमान का पिंड है, ये कोई यम द्रव्यमान का पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र में रखा गया है, तो r दूरी पर एक बिंदु A है और r प्लस dr दूरी पर एक बिंदु B है। तो यहाँ पर आपको कह रहा है वही dr दूरी तक विस्थापित किया जाता है, तो विस्थापन तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो किया गया कार्य dw होगा, क्योंकि हम लोग छोटा दूरी विस्थापन कर रहे हैं, तो dw बराबर f dr और f बराबर आप लोगों ने क्या पढ़ा है, gmem अपान r स्क्वायर, तो dw बराबर gmem अपान r स्क्वायर dr। ये कंप्लीट है, ये आपने पढ़ रखा है gmem अपान r स्क्वायर। अब इस पिंड को अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य, इस पिंड को अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य, अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य। चलिए हम लोग समाकलन करते हैं, r से अनंत तक ले जाते हैं, r से अनंत तक, तो dw बराबर इसको कहां से कहां तक ले जाते हैं आप जल्दी से बताइए, तो r से हम लोग इसको अनंत तक ले जाते हैं, r से अनंत तक gmem अपान r स्क्वायर dr। ये क्लियर है। अब देखिए कांस्टेंट पद हम लोग यहाँ निकाल देंगे, कांस्टेंट पद क्या करेंगे, बाहर dw का समाकलन हो जाएगा, w बराबर ये r इंफिनिटी, या फिर पहले कांस्टेंट बाहर निकालिए, g आपका कांस्टेंट है कैपिटल m और स्मॉल m कांस्टेंट है, आपका बचेगा r इनफाइनाइट 1 अपान r स्क्वायर dr, 1 अपान r स्क्वायर dr। ये क्लियर हुआ या नहीं जल्दी से बताइए। उसके बाद फिर यहाँ देखते हैं, देखिए जाने में यहाँ किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य आपका हो जाएगा, ले जाने में किया गया कार्य dw बराबर ये, और उसके बाद फिर यहाँ देखिए आपका जो आगे हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इसको r को ये स्क्वायर है ऊपर ले जाएंगे तो आपका बनेगा w बराबर gmem इनफाइनाइट, ये r इनफाइनाइट r की घात -2 dr, और एक फार्मूला होता है x की पावर n का nx। देखिए समाकलन में होता है x की पावर n का जो फार्मूला होता है वो होता है x की पावर n+1 बाई n+1। फार्मूला क्या होता है x की पावर n, ऐसे ही लिखते हैं, देखिए x की पावर n dx बराबर x की पावर n+1 बटे n+1 प्लस c, ये होता है इसका फार्मूला इंटीग्रेशन का। तो वही यहाँ पर रखेंगे, देखिए उसी प्रकार से है, तो w बराबर क्या कर देंगे gmem। अब यहाँ क्या करेंगे, इसका समाकलन करना है तो ऐसे होगा r की घात -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो r से लिमिट अनंत तक है। ये क्लियर हुआ या नहीं बताइए जल्दी से, r की घात -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1, और लिमिट लगा देंगे कि आप r से लेकर कहाँ तक ले जा रहे हैं, अनंत तक ले जा रहे हैं। चलिए इसको हल करते हैं, w बराबर आपका हो जाएगा gmem, ये कितना होगा, r की घात -1 बट्टे -1, ये वाला r और ये वाला अनंत, माइनस यहाँ से आगे लेते हैं, ये आपका बचेगा 1 बट्टे r, हो जाएगा या नहीं जल्दी से बताइए, माइनस आगे लेते हैं, आपका कितना बचेगा 1 बट्टे r, तो माइनस आगे ले लीजिए, w बराबर gmem, यहाँ हो जाएगा 1 बट्टे r माइनस में, और r से लेकर इनफाइनाइट तक,
आर से लेकर इनफाइनाइट। अब हम लोग एक बार अपर लिमिट रखते हैं, एक बार लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो रख दीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो रखते हैं, चलिए W बराबर आपका हो गया जी यम ई यम 1 अपान अपर लिमिट कितना है इनफाइनाइट माइनस, और माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस 1 अपान लोअर लिमिट आर हो जाएगा माइनस 1 बटे इनफाइनाइट और प्लस 1 बटे आर, माइनस 1 बटे इनफाइनाइट प्लस 1 बटे आर। अब इसको क्या करते हैं, 1 बटे इनफाइनाइट का मान आपका 0 हो जाता है, तो W बराबर आपका हो जाएगा जी एम ई एम और यहाँ पर 1 अपान आर, जी एम ई एम 1 अपान आर हो जाएगा या नहीं बताइए। इसका मान 0 हो गया, तो ये आपका पूरा बन गया जी एम ई एम अपान 1 अपान आर। और यहाँ से आप W बराबर क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए। W बराबर आप लिख सकते हैं जी एम ई एम अपान आर, लिख सकते हैं जी एम ई एम अपान आर। W बराबर कैपिटल जी एम ई एम अपान आर। और इसके बाद फिर आपका देखिए क्या होगा, अतः किसी पिंड को अनंत से बिंदु ए तक लाने में प्राप्त कार्य, अतः किसी पिंड को अनंत से बिंदु ए तक लाने में प्राप्त कार्य। अब आप समझिए, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, आर से अनंत पर ले जा रहे थे, आर से अनंत पर ले जा रहे थे, और यही वाला आपका माइनस हो जाएगा। W बराबर माइनस जी यम यम, यमी भी लिख सकते हैं मास ऑफ अर्थ अगर अर्थ है तो, अपान आर। तो माइनस में आपका हो गया जी एम ई अपान आर। तो आप ये कह सकते हैं, देखिए अगर पृथ्वी एक है, एक पिंड पृथ्वी है तो आप जी एम ही लिखेंगे, अगर पिंड पृथ्वी नहीं है तो आप यम ही यम लिखेंगे। हमने जी एम ही क्यों लिखा, क्योंकि दोनों में आपका डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि एक अर्थ है दूसरा कोई और पिंड आपका लिया गया है। अब बिंदु ए पर विभव कितना होगा हमें बता दीजिए। बिंदु ए पर विभव आपको बताया गया V बराबर W बाई एम, प्लस में या माइनस में। V बराबर आपका विभव क्या होता है W बाई एम, और W का मान यहां से रख दें तो V बराबर आपका माइनस जी एम ई एम अपान आर, और उसके बाद बगल में एम से एम कट गया, V बराबर आ गया माइनस जी एम ई अपान आर, जी एम ई अपान आर माइनस जी एम ई अपान आर। ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, ये आपका डेरिवेशन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। चलिए इसको एक बार आप समझ लीजिए फिर से, उसके बाद अपना ये चैप्टर अब क्लोज हो चुका है, अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव। तो माना गुरुत्वीय क्षेत्र में यम द्रव्यमान का एक पिंड है, इस पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध dr दूरी तक विस्थापित किया जाता है। तो विस्थापन करने में किया गया कार्य dw बराबर आपका हो जाएगा एफ dr, तो dw बराबर जी एम ई एम अपान आर स्क्वायर dr। इस पिंड को अनंत से बिंदु अनंत से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य dw बराबर देखिए r से अनंत तक कर दिए, वही रख दिए। इस चीज में कांस्टेंट आपका था बाहर निकाल लिए, और उसके बाद जो बचा उसका हमने समाकलन कर दिया, फार्मूला यहाँ लिखा है। समाकलन करने के बाद जब पूरा हम लोग हल किए तो हमें ये प्राप्त हो गया। इस प्रकार आपका जो गुरुत्वाकर्षण नाम का चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे मिलेंगे तो ग्रहों के गति के बारे में चर्चा करेंगे, उपग्रहों की गति और पलायन वेग के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग क्या कहते हैं, सेशन को और आगे बढ़ाया जाए। चलिए हम लोग इसके बाद एक सेशन लगा देते हैं तुरंत, तो चूंकि अगला चैप्टर है तो अगला चैप्टर इस सेशन के तुरंत बाद हम लोग लगाकर उसके बाद फिर आगे कुछ देर पढ़ लेते हैं। आप लोग इस सेशन को छोड़कर इसके तुरंत बाद अगला वाला सेशन स्टार्ट हो रहा है, उस सेशन में सभी लोग जाकर जुड़ जाइए, और सभी लोग जाकर जुड़िए। वो अगला चैप्टर है तो अगले चैप्टर का एंजॉय लीजिए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आप लोग वहां पर सीखेंगे कि हम लोग किसी पिंड को कितनी तेजी से ऊपर फेंक दें कि वो दोबारा लौटकर आए ही ना आपकी जमीन पर। इस सब चीजों को हमें पढ़ना है। तो चलिए तुरंत आप लोग इस सेशन को के एंड होते ही अगले सेशन में चले जाइए। अगले सेशन की क्लास तुरंत स्टार्ट हो रही है, बस इसको कंप्लीट किए। अगला चैप्टर हमें नए वीडियो से चलाना है, इसलिए हम लोग अगले वीडियो में मिल रहे हैं और इसके तुरंत बाद मिल रहे हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।